स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीए स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेक्चर्स बनाने वाले हैं और वो लेक्चर होगा शेड्यूल 3 के ऊपर। देखिए, ये लेक्चर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ और शॉर्ट वीडियो हो गया, एक आध घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 3 को मैं एक रिवाइज करने वाला, एक शॉर्ट रिवीजन देने वाला हूँ, ताकि आप एंड मोमेंट पर अगर जाते हो, शेड्यूल 3 अगर चाहिए आपको देखना है तो आप एक बार ये वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग शेड्यूल 3 में हम क्या पढ़ सकते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 2 यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आपको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो सर, तो फर्स्ट सर, हम जो क्या पढ़ने वाले हैं सर, यहाँ पर तो क्लियरली लिखा है सर, शेड्यूल 3 कौन देता है सर? कंपनीज एक्ट 2013 दिया है अपने को, राइट। शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, राइट है। कौन बनाता है सर? जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी, तो अपना बैलेंस शीट प्रोवाइड करना पड़ता है उसको एमसीए में, राइट। तो ऐसे टाइम पे कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है हमको, फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3। वो शेड्यूल 3 को उनको कंप्लाई करना पड़ता है। एक बार वो कंप्लाई किया तो वो फॉर्मेट जो सबमिट हुआ है वो प्रॉपर माना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज आते हैं इसके अंदर वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन 2 के बारे में, जो कंपनीज को इंड एएस एप्लीकेबल है, ना कि एएस वाली कंपनी के बारे में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम जो इंड एएस कंपनी है उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो कैसे एप्लीकेबल होता है, वो सब चीज देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ सर, तो सर सबसे पहले मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सर मैं फर्स्ट पॉइंट जो कवर करने वाला हूँ यहाँ पर वो होगा मेरा जनरल इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, अब मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्लियर लिख रहा हूँ मैं, शेड्यूल 3 में 2 डिवीजन है। ठीक है, कौन से डिवीजन है सर? डिवीजन 1 है और एक डिवीजन 2 है। सर जो डिवीजन 1 जो है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? वो होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको एप्लीकेबल होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। जो कंपनीज को एएस एप्लीकेबल है वो आ जाएगी शेड्यूल 1 में, उसका फॉर्मेट प्रोवाइड किया है वो उसके हिसाब से। बट हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो शेड्यूल 2 के 3 के जो डिवीजन 2 है उस पार्ट में। तो वो कंपनीज को क्या एप्लीकेबल है सर? उसको इंड एएस एप्लीकेबल है। क्या है सर? इंड एएस एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो सर फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शन कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है जो शेड्यूल 3 में दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, कुछ 6 पॉइंट्स है वो देख लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और सेकंड जो है फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं सर। फॉर्मेट ऑफ किसका सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है सर? बहुत कुछ आता है, मैंने क्या बोला, बहुत कुछ आता है, बट फिलहाल हम जो फॉर्मेट देखने वाले हैं वो 3 का देखने वाले हैं। एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेंगे फॉर्मेट। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट देखने वाले, वो अगले लेक्चर में जो होगा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, थर्ड जो है हम जनरल इंस्ट्रक्शन किसके बारे में बात करेंगे सर? सीएफएस के बारे में। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है पेरेंट कंपनी, तो उस टाइम पे उनका फॉर्मेट में थोड़ा डिफर हो जाता है। तो वही चीज वो हम जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेंगे क्या क्या चीज होता है उसके अंदर। ठीक है, तो चलो सर हम क्या देखते हैं अब। ये जो है फर्स्ट पॉइंट आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है सर? एप्लीकेबल। किसको एप्लीकेबल है सर? ये
ये शेड्यूल 3 का बात चल रहा है, ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 2 का बात चल रहा है, ठीक है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है सर? सर ये कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनीज प्रिपेयर करती है, क्या करती है सर? प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करती है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, बट बाय कंप्लाइंग, क्या कंप्लाई करते हुए सर? ऑफ द कंपनीज जो रूल है, रूल इंड एस का रूल है, कंपनीज इंड एस रूल 2015। समझा सर? क्या कर रही है? 2015 जो रूल्स बनाए कंपनीज इंड एस रूल्स 2015, अगर कंपनी को अप्लाई होता है तो वो क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, और प्रिपेयर करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल 3 का जो डिवीजन 2 उसको एप्लीकेबल हो जाता है। तो सर मेरा पॉइंट है, सर ये जो कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, राइट? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एक चीज नहीं होता है, एक तो होता है सर बैलेंस शीट, ठीक है। सेकंड क्या होता है सर? सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं फुल लिख देता हूँ, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। तो क्या होता है सर? बैलेंस शीट होता है सर, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। और उसके बाद में कौन है सर? उसके बाद में आता है नोट्स टू अकाउंट। सर कैश फ्लो का क्या सीन है? कैश फ्लो भी तो होता है, हाँ होता है वो कैश फ्लो, बट फॉर्मेट जो है उसका इसने डिफाइन नहीं किया, वो एएस ने डिफाइन किया है। तो उसके हिसाब से अपन फाइनेंशियल, हम बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 का, वहां पे फॉर्मेट की बात चल रही है, राइट? तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सर अब जनरल इंस्ट्रक्शन, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है सर अपने लिए? तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है देख लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन जो पॉइंट 1 हम बात कर रहे थे उसके बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है सर, फर्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलता है? एवरी कंपनी टू कंप्लाई विथ इंड एयर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सर ये पॉइंट तो हमने पहले कवर कर दिया बात करते करते, राइट? हाँ सर इसको हमने पहले कवर कर दिया। तो फर्स्ट जनरल पॉइंट है कि हर कंपनी को एप्लीकेबल है ये शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 जो कंपनीज इंड एस कंप्लाई करती है। अब इंड एस किसको अप्लाई होता है तो उसका एप्लीकेबिलिटी देखना पड़ेगा, बट वो यहाँ कवर नहीं करते हम लोग। इंड एस एप्लीकेबिलिटी अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको एप्लीकेबिलिटी का एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा सिंपल एंड शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। सर सेकंड क्या है? सर डिस्क्लोजर के बारे में बात करते। क्या बात करते हैं? डिस्क्लोजर ऑफ शेड्यूल 3। हाँ सर डिस्क्लोजर में क्या होता है सर? हमेशा डिस्क्लोजर में दो चीज होती है सर, ठीक है। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बात करता हूं। हमेशा डिस्क्लोजर आर इन एडिशन होना चाहिए सर। क्या बोला मैंने? आर इन एडिशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन सब्सटीट्यूशन। सर इसका मतलब क्या है सर? जब भी है ना, देखो इंडेस के खुद अपने डिस्क्लोजर से, इंडेस जब कोई भी इंडेस होगा समझो, तो इंडेस क्या बोलता है? ये डिस्क्लोज करो, वो डिस्क्लोज करो, ये डिस्क्लोज करो, ये डिस्क्लोज, मतलब उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अपने खुद के। तो शेड्यूल 3 का भी क्या बोलना है कि मेरे जो डिस्क्लोजर्स है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडेस में डिस्क्लोज कर रहा तो मेरा नहीं दिखाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना वो तो तुमको इंडेस तो फॉलो करना ही है, प्लस तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरा भी डिस्क्लोजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा भी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन बोला है, तो मेरे भी जो डिस्क्लोजर्स होते हैं ना वो ऐड करो, ना कि मेरे निकाल के उनके ऐड करो। तो दोनों के डिस्क्लोजर्स आना चाहिए, इंडियस का भी आना चाहिए प्लस
मेरे खुद के भी डिस्क्लोजर्स आना चाहिए जो शेड्यूल 3 बोलता है, ठीक है। और नॉट इन सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब ऐसा नहीं इंडियस का दिखा रहे हैं तो आपका दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल 3 क्लियरली बोलता है कि मेरे ऐड करो, बट ऐसे मत करो मेरा ऑलरेडी दिखा दिया है इंडियस ने, तो मैं अलग से दिखा नहीं सकता हूँ इसको। तो एडिशन होना चाहिए, नॉट इन सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब इसके अलावा ये दिखा दिया खत्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए। तो सर जब हम दिखाते हैं, राइट, तो सब्सटीट्यूशन विथ इंडेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्सटीट्यूशन विथ इंडेस नहीं होना चाहिए। तो सर जब हम लोग बात करते हैं ना डिस्क्लोजर्स की, क्या बोला मैंने, डिस्क्लोजर्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमको क्या देखना चाहिए सर, वो है ना डिस्क्लोजर कहाँ पर कर सकते हैं, राइट। डिस्क्लोजर कोई भी पॉइंट अपने को दिखाना है, किसको बताना है, अपना यूजर्स को बताना है कि ये चीज हुआ है अपनी कंपनी में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स देखना पड़ेगा। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना, 3 पार्ट में मैं इसको बांट देता हूँ, ठीक है। 3 पार्ट में इसको मैं बांट देता हूँ। तो वो जो डिस्क्लोजर्स है, जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है पब्लिक को, ये यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो कैसा डिस्क्लोज करूंगा सर, सबसे पहले मैं वो चीज को नोट्स में ले सकता हूँ। क्या बोला मैंने, वो चीज को नोट्स में ले सकता हूँ। नोट्स क्या है सर, इधर ऊपर तो दिया था नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में मैं उसको डिस्क्लोज कर सकता हूँ जो शेड्यूल 3 अपने को रिक्वायरमेंट दे रही है। या फिर मैं क्या कर सकता, हाँ, बाय वे ऑफ एडिशनल, by way of additional statement, ठीक है। मतलब कोई स्टेटमेंट ऐड करके मैं बता सकता हूं, या फिर मैं नोट्स में दे सकता हूं, या फिर और एक है सर, हम किधर दिखा सकते हैं, ऑन दी फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे दिखा सकते हैं सर, फेस पे मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे भी दिखा सकते हैं, बट अगर अलाउ करता है तो ही दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना, जबरदस्ती नहीं है तुमको, ठीक है। तो इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो ही दिखाना, समझा। शेड्यूल 3 बोलता है कि हाँ दिखा सकते हो तो ही दिखाना, अदरवाइज वो नहीं दिखाना, जरूरी नहीं। जो फॉर्मेट फिक्स है उसमें रहो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है एक्स्ट्रा, वो नोट्स थ्रू दे दो या कोई स्टेटमेंट थ्रू दे दो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे आने के लिए आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। अगर है तो दो, या फिर नहीं दे सकते आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 खत्म किया मैंने, पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 3 के बारे में बात करें, पॉइंट 3 बोलता है ईच आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्या बोलते हैं सर, लिख देता हूं यहां पर, क्रॉस रेफरेंस to the related information in the notes to account। यहाँ पर आइटम ऑफ फेस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, जब भी तुम लोग है ना फेस ऑफ द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स डालना पड़ता है, नंबर्स देना पड़ता है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में दिया जाएगा, राइट। तो वो नोट्स टू अकाउंट में आपको देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेफरेंस नंबर होगा ना, वो प्रॉपरली क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए दूसरे जो नोट्स टू अकाउंट है इसके रिलेटेड, राइट। जैसा मैं बैलेंस शीट के ये प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिटेल्स जो है, अगर मैंने उसको 1 नंबर दिया है नोट्स टू अकाउंट को, तो सेम रेफरेंस उसका नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर आना चाहिए, ठीक है। एंड जब डिस्क्लोजर की बात आती है, तो याद रखना कि यहां पर लिखता हूं मैं, बैलेंस करो, क्या करो सर, बैलेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन एक्सेसिव डेटा और डिटेल्स
एंड नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन या डेटा या डिटेल्स, जो बोलना है बोलो आप, या भी इन्फो लिख देना। तो इसका मतलब क्या है सर, हमेशा है ना तुम क्या करो, जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो ना बैलेंस शीट में, अगर आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर कुछ बताना है पब्लिक को या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेवेंट डेटा ही क्या करो आप नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करो। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन यूजर्स को कुछ काम का नहीं है, ठीक है, जो यूजर को कुछ काम का नहीं है, कुछ उसका इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट नहीं करता है, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसका डिसीजन, अगर आप वो डेटा देते हो वो रिलेवेंट ही नहीं है। सिर्फ बिना मतलब के बताना, मतलब बिना मतलब के डेटा को एक्सेस करना, वो वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे उनका कहना है कि ऐसा एक्सेसिव डेटा मत दिया करो, बैलेंस रखो। और नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा देना चाहिए आपको यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए, बट वो आप दे ही नहीं रहे हो, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा छुपा रहे हो और फालतू डेटा आप क्या कर रहे हो मार्केट में दिखा रहे हो कि बैलेंस शीट में ये चीजें, ये चीजें जो, तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये पॉइंट कि यूजर को हमेशा उतना इंफॉर्मेशन दे दो जो इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिव मत देना और ऐसा भी मत करना कि कुछ छुपा रहे हो यूजर से, ठीक है। तो ये पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या बोलता है सर, फोर्थ पॉइंट, राउंड ऑफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, राउंड ऑफ के बारे में। राउंड ऑफ है ना हमेशा डिपेंड होता है, डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन दी टर्न ओवर, देखो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, डिपेंड अपॉन दी टर्न ओवर ऑफ दी कंपनी। क्या बोलना चाहता है सर, टर्नओवर ऑफ द कंपनी मतलब सेल्स जो होता है ना, टर्नओवर होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट साइड में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, देखा जाए तो पूरा बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा अमाउंट यूजुअली कौन सा आता है, टर्नओवर का आता है, राइट है, अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाने वाली होगी तो, ठीक है। तो टर्नओवर जो होता है ना उसके बेसिस पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ क्यों आया सर बीच में, जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तुम लोग, तो अभी समझो रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट है, टाटा कंपनी की बैलेंस शीट है, यार इन लोग का कैसा है ना, करोड़ों में अमाउंट होता है, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इन लोग का क्या होता है, ये अमाउंट जो है इतना करोड़ का होता है ना कि 0 0 0 0 लगाते 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 जो है ना इतना बड़ा हो जाता है, यूनिट टर्न्स 100,000 10 करोड़ की बहुत बड़ा हो जाता है फिगर्स, राइट। तो एक नॉर्मल यूजर्स को है ना समझ में नहीं आएगा ये चीज, तो उन्होंने क्या बोला, एक ऑप्शन दिया आपको राउंड ऑफ करने का ऑप्शन। अगर आपका कंपनी बहुत करोड़ों में कमाता है या कंपनी लाखों में कमाता है, जो भी करता हो, तो उसके हिसाब से आप राउंड ऑफ कर सकते हो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और राउंड ऑफ करते वक्त याद रखना कि कोशिश करना कि वो राउंड ऑफ जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ऐसा नहीं आज मिलियंस में कर रहा हो, कल करोड़ में कर रहा हो, फिर लाख में कर रहा हो, फिर थाउजेंड्स में कर रहा हो, कल मैं कर ही नहीं रहा हूं, समझ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट मेंटेन रखो, कंपैरेटिव भी मैच होना चाहिए, वैसे कुछ रखना चाहिए, ठीक है। तो सर जब टर्नओवर की बात आती है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन इसको, ठीक है। अगर 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 कंपनी का टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ से, क्या बोला मैंने, 100 करोड़ रुपीज में बात करो, ठीक है, 100 करोड़ है, और इधर क्या है सर, रुपीज 100 करोड़ और मोर, देखो 100 करोड़ से कम है मतलब 99, 100 करोड़ से एक भी रुपया कम होगा तो ये फॉल में हो जाएगा, 100 करोड़ होगा और 100 करोड़ के ऊपर होगा तो ये क्राइटेरिया में आ जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया में। तो उनको क्या करना है, जब डिस्क्लोज करोगे ना, तो नियरेस्ट टू किधर सर, 100 कर सकते हो, जैसा मेरा 1 लाख है फिगर, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा और 1000 दिखाऊंगा, इन इन ऊपर लिख दूंगा इन हंड्रेड्स, इन रुपीज, इन थाउजेंड, देखा रहेगा ना आपने, राइट है, फाइनेंशियल उठा लो बड़े बड़े कंपनी का, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो 100 में राउंड ऑफ करना, फिर थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना, फिर लैक्स में राउंड ऑफ करना, या मिलियंस में राउंड ऑफ करना, राइट है, मिलियंस 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, राइट, मिलियंस में राउंड ऑफ करना, और डेसिमल देयर ऑफ, ठीक है। तो ये उनका कंडीशन है, अगर 100 करोड़ के नीचे रहोगे तो ये सब तुमको ऑप्शन है, 100 में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में और
लैक्स में आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया और डेसिमल्स आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आगे क्या है सर, अगर मैं नहीं करता हूँ, अगर मेरा सॉरी कंपनी 100 करोड़ के ऊपर कमाती है, 100 करोड़ कमाती है, तो अपने को ऑप्शन क्या है, दूसरा है सर, क्या है, नियरेस्ट टू यहाँ पर क्या है ना, सीधा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड निकाल दो भाई, बड़ी कंपनी है थोड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैक्स में बात करेंगे, यहाँ पे लैक्स में बात करेंगे, मिलियंस में बात करेंगे, क्रोर्स में बात करेंगे, राइट है, और डेसिमल्स देयर ऑफ। ठीक है, तो सर समझा, ये तो समझ में आ गया सर। राउंड ऑफ करते हो ये क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा, तो ये रहा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट किसके बारे में बात करता है सर, फिफ्थ पॉइंट बात करता है कंपैरेटिव्स के बारे में सर। कंपैरेटिव 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 इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बोल सकते हो या फिगर्स बोल सकते हो, जो बोलना है बोल दो आप। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है, जो कंपैरेटिव होता है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसका। जैसा आज मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो मेरा पिछले साल का जो कंपैरेटिव होगा 1920 वो आपको दिखाना पड़ेगा, और हर जगह दिखाना पड़ेगा। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं नोट्स में नहीं दिखाऊंगा, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, या प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाऊंगा, आपको कंपैरेटिव देना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट वन कंडीशन, वन कंडीशन है कि अगर वो कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है, मतलब फर्स्ट टाइम जो होता है उनका फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट होता है, राइट, उस टाइम पे थोड़ी ना पीछे मैंने कंपनी स्टार्ट की थी जो आपको कंपैरेटिव लाके दे दूं, नहीं दे सकते, राइट है। तो कंपैरेटिव के टाइम पे याद रखना कंपैरेटिव आपको देना ही पड़ेगा, राइट है। और सेकंड, अगर नहीं दिया तो उसका एक ही एक्सेप्शन हो सकता है कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट ये साल हुई होगी और पिछले साल का उसका पास बैलेंस शीट नहीं, फर्स्ट बैलेंस शीट चल रहा है, तब जाके उसको माफी है। तो मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग फिगर्स, corresponding amounts sir, corresponding amounts shall contain for क्या है सर, फॉर ऑल आइटम, सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बोल देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं इंक्लूडिंग नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, उसमें भी कंपैरिजन आपको देना पड़ता है। और आगे क्या लिखा है सर, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या सर, इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा टाइप का टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, आपको माफ है सर, छोड़ो जान दो, माफ है। ठीक है, चलो लास्ट एंड सिक्स पॉइंट आज का, मेटेरियलिटी, मेटेरियल आइटम। क्या है सर मेटेरियल आइटम का मतलब, सर बैलेंस शीट में वो चीज दिखाओ जो मेटेरियल हो, मेटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट हो, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यूजर जो यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका डिसीजन अफेक्ट हो, राइट है, उनका डिसीजन क्या हो, अफेक्ट हो। अगर मैं बोलता हूँ बैलेंस कंपनी में मेरा कंप्यूटर्स है तो वो इंपॉर्टेंट है अपनी कंपनी के लिए, तो जरूर भाई वो चीज आपको डिस्क्लोज करने हैं, बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर वही बोलूं मैं, कैल्सी है मेरे पास, तो कैल्सी भले वो 3 साल चलती हो, बट जरूर नहीं वो मटेरियल हो, राइट है, इंपॉर्टेंट नहीं। वो कैल्सी अगर कल चोरी हो जाए तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, वो मटेरियल आइटम नहीं है, उसको प्रॉफिट एक्सपेंसेस बोल के उसको खत्म कर दो। एसेट बना है, वो एसेट मानता हो, बट वो मटेरियल आइटम नहीं है। तो ऐसा कोई चीज होगा तो मटेरियल डिस्क्लोज करो बैलेंस शीट में, इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं होगा तो जरूर नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए अपने को। तो मटेरियल आइटम को क्या करो सर, डिस्क्लोज करो, मटेरियल आइटम को क्या करो सर, डिस्क्लोज करो। भले वो मटेरियल आइटम इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली क्या करता है, लोगों का डिसीजन, जो यहां पर लिख देता हूं, लोगों को डिसीजन जो क्या करता है, डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। उनका डिसीजन अगर चेंज हो सकता है वो इंफॉर्मेशन से, तो आपको दिखाना पड़ेगा वो, ठीक है। और सर अगर इंपॉर्टेंट क्या है सर, मटेरियल आइटम कैसा पता चलेगा सर, राइट है सर, सिंपल चीज है, देखो कल जेब में अगर है ना
बच्चा होगा ना, बच्चा घर पे, तो उसके जेब में अगर वो छोटा बच्चा है समझो, राइट, उसको रोज आप 5 रुपए देते होगे खाने के लिए कुछ, हाँ, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो बच्चा वो 5 रुपए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, डे में उसको मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल वो घूम भी गया ना उसके जेब से, तो वो दिन भर परेशान रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उसके लिए वो मैटर करता है 5 रुपए। बट वही चीज 5 रुपए अगर आपके जेब से जाएगा, ठीक है, आप कमाने वाले बंदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 रुपए गया तो अपने को पता भी नहीं चलता कि 5 रुपए चला गया मेरे हाथ से, जेब से, राइट। तो वो आपके लिए इमेटेरियल बना, तो वो बच्चे के लिए मेटेरियल बना, बट आपके लिए इमेटेरियल बना। तो डिपेंड करता है, कंपनी के लिए भी मेटेरियलिटी कैसा डिपेंड करता है, साइज, नेचर ऑफ द कंपनी। अगर वही बोलूं 1,000 अगर कुछ चोरी होता है तो मेरा बैलेंस शीट पे इफेक्ट होता है, तो छोटी कंपनी है, राइट है। और वही 1,000 अगर कोई बड़ी कंपनी जैसा इन्फोसिस कंपनी से 1,000 रुपए गायब हो गया, चोरी हो गया, तो इसका मतलब क्या, कंपनी क्या दिखाने लगेगी कि ये चोरी हुआ है भाई, 1,000 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मेटेरियल आइटम नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर वही 1,000 करोड़ गायब करो इन्फोसिस से, देखो दूसरा दिन कैसा न्यूज में आ जाता है, राइट। तो सिंपल फंडा वही है, मेटेरियल आइटम डिसाइड कौन करेगा, कंपनी बनाने वाले डिसाइड करेगी कि वो अमाउंट से अपने को कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है, राइट। वो अगर इफेक्ट होता है तो प्रॉपरली अलग से दिखाओ, डिस्क्लोज करो, डिटेल में जाओ वो चीज के बारे में, अगर नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो यही लिख रहा हूँ कि मटेरियल किस में डिपेंड होता है सर, डिपेंड अपॉन ऑन द साइज और नेचर ऑफ आइटम और बोथ, कोई भी, चलो, साइज पे डिपेंड है, मैटर पे मतलब साइज पे डिपेंड है और नेचर पे, कैसा टाइप का नेचर है बिजनेस का, राइट, उसके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, ये फर्स्ट पॉइंट को मैंने कवर कर लिया, और हम कोशिश करेंगे आगे जाके जो 4 पॉइंट्स और है ना उसको भी कवर करके खत्म कर देंगे शेड्यूल। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो शेड्यूल फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट किसका सर, बैलेंस शीट का, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और कुछ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करूंगा आपको ओवरव्यू दे दूंगा, उसका इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, बस सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए एक दे रहा हूं। आप अगर कंपनीज में काम कर रहे हो तो प्लीज एक बार देख लो, तो आपको भी थोड़ा शेड्यूल में पॉइंट्स, मेन पॉइंट समझ में आएगा, ताकि आप ऑडिटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको जरूरत है इसकी, ठीक है। चलो बाय।